हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था के 6वें संस्करण से यहाँ पर अध्याय 51वां। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग जो हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानेंगे, इनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है, इनको कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी प्रदान है। तो इन सब बातों का इस अध्याय के तहत हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, बात कर लेते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की, जिसे हम शॉर्ट में यानी कैग भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसे 3 अक्षर का नाम है, कैग। कैग के नाम से फेमस है ये, जिसे हम शॉर्ट में कैग भी कहते हैं। पूरा नाम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, देखिए इसकी जो नियुक्ति के बारे में यानी कि इसके बारे में जो लिखा गया है वो आपके संविधान में अनुच्छेद 148 में इसकी जिक्र किया गया है। इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और वहाँ पर इसे जो है महालेखा परीक्षक कहा गया है। जो कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का ये मुखिया होता है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो भी व्यय होते हैं, जो भी जो है यहाँ पर प्राप्तियां होती हैं, उन सब का ब्यौरा जो बनाने का कार्य जो होता है, उन सब की देखरेख करने का कार्य जो होता है, उनका परीक्षण तैयार करने का जो कार्य होता है, वो कैग का ही होता है। ठीक है, यानी कहाँ का कितना व्यय हुआ, हमने कितनी कितनी आगतें हमने प्राप्त की, तो वो सब जो कार्य है, यानी वो सब कार्य, वो रिपोर्टें वगैरह बनाने का वो सब कार्य यहाँ पर कैग को होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, इसका नियंत्रण जो होता है, यानी ये कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, ये राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। यानी इसका नियंत्रण जो है राज्य स्तर पर भी होता है और केंद्र स्तर पर भी होता है। यानी केंद्र सरकार के जो लेखा वगैरह हैं, अनुदान वगैरह हैं, जो निधियां वगैरह, उनकी तो जांच करता ही करता है। साथ ही साथ राज्यों वगैरह को जो पैसा आवंटित होता है, राज्यों की जो निधियां वगैरह हैं, वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर जो निधियों से पैसा खर्च किया जा रहा है, कैसे प्राप्तियां हो रही हैं, उनकी भी ये जाँच करता है। ठीक है, तो ये तो कैग का कुछ कार्य था। आगे बढ़ते हैं, अब कैग की यहाँ पर नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है नियुक्ति के बारे में कि इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और अपने कार्यभार से पहले ये राष्ट्रपति के सामने शपथ भी लेता है। ठीक है, यानी इसको शपथ दिलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगली बात यह है कि भाई इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का या 65 साल का जो भी हो, तो यहाँ तक होता है। अपन यानी कि अब और वही यहाँ पर भी वही सेम प्रावधान ये है कि जब चाहे तब ये त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और देखिए इसे हटाने का यानी इसके इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाला ही प्रोसीजर है। यानी कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ, ठीक है, इसे दुर्व्यवहार या अयोग्यता के द्वारा इसे जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वही सब प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया यही है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर इसमें। देखिए, यहाँ पर अब बात कर ले स्वतंत्रता, यानी कि इसे क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, क्या क्या ये देखेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर इसका जो कार्यकाल है पहले से वर्णित कर दिया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, बल्कि इसका कार्यकाल पहले से लिख दिया गया है। 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो तब तक रहेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कार्यकाल की स्वतंत्र यानी कार्यकाल की यहाँ पर इसे जो है सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। यानी आश्वस्त किया गया है उसे कि भाई आप अपने आराम से अपनी जो पदावधि है उस पदावधि तक आराम से कार्य करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। यानी इसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया है उसी के तहत इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये भी बात है, ये बात ऑलरेडी जानते होंगे, ये जब भी चाहे अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो वेतन वगैरह होता है वो सभी जो चीज़ें हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और जो वेतन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है इसके बराबर इसका जो है वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सीजीआई बोल गया मैं, सीजीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, यानी 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, सीजीआई को तो 2.8 में होता है। ठीक है, तो इसका 2.5 लाख रुपए महीने में वेतन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इसके जो थोड़ा सा जो कार्य है, यानी कि ये क्या क्या दिखता है, ये भारतीय लोक लेखा परीक्षक, लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें होती हैं, वो सभी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर इसका जो कार्यालय है, भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी क्या क्या सेवाएं होंगी, कैसे शक्तियां होंगी, उनके बारे में जो सब निर्धारण होता है वो कैग के माध्यम से, यानी कि जो आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा दोनों लोग जब बैठ के परामर्श करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति इससे संबंधित जो है नियमों को एक सूचीबद्ध करता है, भेद करता है उन्हें कि भाई आपके विभाग में जो व्यक्ति तैनात होंगे वो किस प्रकार से अपनी कार्यवाहियां, किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, उनके कौन कौन से यानी उनका जो है सेवा शर्तें क्या क्या होंगी। ठीक है, तो इस संबंध में ये परामर्श देता है, यानी मुख्य जो आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये परामर्श देता है राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उससे संबंधित जो है नियम वगैरह बनाता है। ठीक है, नियम भेद करता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर जो कैग है, तो इसके कार्यालय में के प्रशासनिक व्यय, इसके अंतर्गत कार्यालय की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, उनके संबंध में जो भी वेतन वगैरह भत्ते वगैरह हैं, ये सब किस पर देय होते हैं? ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में जिक्र किया गया है इसका, भारतीय संचित निधि का। ठीक है, और इस पर भारित होते हैं। और आप हमेशा याद रखना, वेतन भत्तों वगैरह पर संसद में कभी मतदान नहीं होता है। ठीक है, ना ही राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात की जाए तो ना ही राज्य विधानमंडल में होता है कहीं मतदान। ठीक है, वेतन या भत्ते वगैरह पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात ये निकल के आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात तो पहले ये जान लेते हैं जो कैग का रोल है। कैग एक एजेंट के रूप में है। ठीक है, कैग एक एजेंट के रूप में है यहाँ पर। यानी कि आप जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल मान लिया कि भाई एक राजा है। ठीक है, और एक राजा ने क्या किया, अपने राज्य में जो भी उसके आय व्यय, यानी कहाँ कहाँ से आय सृजित हुई, कहाँ कहाँ उसके राज्य में व्यय हुआ, किन किन कामों में व्यय हुआ, तो उन सब की जांच करने के लिए, उन सबको देखरेख करने के लिए उसने एक व्यक्ति को तैनात कर दिया। उसने अपनी रिपोर्ट जो है अपने राजा को जाके सौंप दी। ठीक है, अब उस रिपोर्ट में भाई कोई खामी है, कोई कमी है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि राजा का कोई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री उस चीज को लेकर, उस बात को लेकर कैग का सपोर्ट करे, यानी कि वहां पर जो कैग के रूप में व्यक्ति तैनात किया गया था लेखा परीक्षण के लिए, उसका सपोर्ट करे। ठीक है, उसका फेवर करे। तो ऐसा मंत्री को अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वही है, वही चीज आप यहाँ पर अपने माइंड में लेके आइए कि इस तरह का मंत्री, कोई संसद का कोई मंत्री है, उसे अधिकार नहीं है कि वो कैग को सपोर्ट करे, प्रतिनिधित्व करे कि हाँ भाई ये तो उसने किया है, बिल्कुल सही किया है। ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि वहां पर संसद में अगर रिपोर्ट रखवाई जाएगी, उस पर अगर वहां पर बात, यानी वहां पर चर्चा होगी, तो चर्चा होनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई उस मंत्री कहेगा नहीं ये तो बिल्कुल ही सही है, हम इसकी रिपोर्ट में बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही इसकी रिपोर्ट की कोई मंत्री जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रिपोर्ट वगैरह तैयार होती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई प्रत्येक आंकड़े विशुद्ध रूप से रखे गए हो, हर आंकड़ा बिल्कुल सही हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं आंकड़े। तो कोई भी मंत्री ऐसा जिम्मेदारी नहीं लेगा कि भाई हम, हमारी जिम्मेदारी पे तैयार की गई रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। तो ये नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं भाई इन्हें शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त हैं, कर्तव्य और शक्तियाँ, यानी कि इन्हें क्या क्या कर्तव्य मिले हुए हैं, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका संविधान का आर्टिकल 151 अनुच्छेद 151 जो है यहाँ पर, ठीक है, ये संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। ठीक है, यानी कि इन मामलों को रखे अंकेक्षण प्रतिवेदन को यहाँ पर स्थापित करवाए यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक बात मैं बताऊं, ये सब चीज़ें जो संविधान में रख तो दी गई थी, लेकिन इन्हें प्रभावकारी शक्तियां वगैरह कैसे प्रदान की गई, बाद में अधिनियम बनाए गए जिसके जरिए इन सबको एम्पावर्ड किया गया। ठीक है, लेकिन आप सब हकीकत आप सब लोगों से छुपी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इस जब हम चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो आपके सामने वो चीज़ें निकल के भी आ जाएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हमने पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी में एक ही चीज़ आपको माइंड में निकल के आ रही होगी कि शुरुआत में तो आपको दिखा दिया गया ये मिला है, वो मिला है, ये पावर है, वो पावर है, लेकिन एंड में एक बात निकल के आ जाती है कि भाई संसद ही सबसे ऊपर है और किसी की पावर जो है वो सब धरी रह जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप हर अध्याय में आपने लगभग ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो वही इसमें है, यानी ये पावर, वो पावर, ये तो सब दे दी है हमने, लेकिन हकीकत क्या है वो बात आप सब भी जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये कहाँ कहाँ पर नहीं, संसद एवं संविधान द्वारा जो स्थापित नियंत्रक मालिका परीक्षक हैं, इसके कार्य कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये यहाँ से हम नोट देखेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला ये छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल लिख लेना ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये है कि यह भारत की संचित निधि जो है, इसमें प्रत्येक राज्य की संचित निधि है और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की जहाँ भी विधानसभा हो उनसे संबंधी व्यय संबंधी जो भी लेखाएं हैं, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पर उन्होंने खर्चा किया है, उनसे संबंधित लेखा परीक्षा ऑडिट तैयार करता है, लेखा परीक्षा तैयार करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में जिक्र किया गया है। भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि का आकस्मिकता निधि जो है अनुच्छेद 267 में रखी गई है। शायद थोड़ा सा आप रिकैप करेंगे संविधान को तो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिकता निधि है और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के संबंधित सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, यानी दोनों लाइनों का सेम ही वही अंतर है, वहां पे बस थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर संघ शासित प्रदेशों को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, जैसे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के विभाग हैं, ट्रेडिंग विभाग हैं, विनिर्माण हैं, ठीक है, इन सब की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यही सब बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार के जो उपक्रम है या राज्य सरकारों के सरकारी उपक्रम है उनकी भी जांच करता है ये। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अगली बात ये निकल के आती है कि ये अपने जो प्रतिवेदन है, यानी ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, सॉरी प्रतिवेदन बोल रहा हूँ मैं, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, यानी स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। यानी ये तो कुछ चीज़ें वर्णित की गई हैं कि भाई आपको ये चीज़ें इनका ऑडिट करना है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ऐसे उपक्रम हो जाते हैं, कुछ ऐसे निकाय हो जाते हैं जिनका हमें लगता है कि भाई इनका भी ऑडिट करवाया जाना चाहिए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर ये कर सकता है। ठीक है, ऐसी शक्ति इसे दी गई है। सबसे बड़ी बात ये ऊपर निकल के आती है यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पर देखिए ये अपनी जो रिपोर्ट है ये अनुच्छेद 151 के तहत ये राष्ट्रपति को देता है और ये राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रख पाता है। वहीं राज्यों के संदर्भ में ये संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है 279 जो आपने पढ़ा था, ये वाला आर्टिकल, ये किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। ठीक है, और उसका प्रमाण पत्र जो है अंतिम होता है। यानी अनुच्छेद 279 में कहा गया है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भारत में कितने कितने शुल्क लगे हैं, तो उन शुल्कों के तहत कितनी कितनी धनराशि हमने प्राप्त की है, भारत की सरकार ने भारत के कोष में जमा हो पाई है। ठीक है, तो उसको सर्टिफाइड करता है भाई सन 2018 में हमें इतने % कर प्राप्त हुआ, जीएसटी से इतने % प्राप्त हुआ, इनकम टैक्स से इतने % प्राप्त हुआ, तो ये अपनी जो प्रमाणित करके देगा वो प्रमाणन अंतिम होता है। ठीक है, उसमें फेरबदल नहीं होता है, वो एक्यूरेट आंकड़े होते हैं। ठीक है, कि भाई हमें संसद बोल रहा हूँ मैं, हमें इनकम टैक्स से इतना प्राप्त हुआ, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से जीएसटी के माध्यम से इतना प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल उसे प्रमाणित करके देता है और अनुच्छेद 279 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक आप सब जानते हैं, ये सब तो कहने की बातें हैं। ठीक है, जैसी सरकार चाहती है वही सब होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्रपति को 3 अपने लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी ये राष्ट्रपति को अपने 3 तरह से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? पहली बात तो ये करता है, पहला जो करता है वो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आप जानते होंगे विनियोग विधेयक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो विनियोग विधेयक कब लाया जाता है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो जो विनियोग लेखाएं होती हैं उन पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। ठीक है, दूसरी बात यह है जो वित्तीय लेखाएं हैं, ठीक है, इन पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो सरकारी उपक्रम है, ठीक है, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है, जो सरकार के उपक्रम स्थापित हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे पूरा देश का जो कह सकते हैं ये सेल है, भेल है, ये बड़ी बड़ी पीएसयू जो हैं आपके, ठीक है, इन उपक्रमों से संबंधित लेखा रिपोर्ट ये सब ये तैयार करता है। ठीक है, और तीनों प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति के सम्मुख रखता है। राज्यों के स्तर, राज्य से संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने रखेगा। ठीक है, तो 3 तरह से हैं, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है। ठीक है, वित्त लेखाओं पर, जो वित्तीय लेखा है इसके उस पर रिपोर्ट है। ठीक है, विनियोग विधेयक आप जानते होंगे कि भारत की जो संचित निधि से धन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये 3 तरह से करता है और ये अक्सर ये पूछा जाता है कौन कौन से लेखाओं की ये रिपोर्ट प्रतिवेदन ये प्रस्तुत करता है। 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर, ये 3 प्रस्तुत करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर बार पूछा जाता है ये आप याद रखना। ठीक है, और इसे लिख लेना। अब देखिए संसद जांच करती है, वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, यानी इसके उपरांत क्या होता है लिख लेना आप यहाँ पर, इसके उपरांत लोक लेखा समिति जो होती है वो इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों को संसद को अवगत करवाती है। यानी कि इसके प्रतिवेदन इनकी जांच करने वाली समिति कौन सी है, वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि कौन सी समिति इसके प्रतिवेदनों की जांच करती है, तीनों प्रतिवेदनों की, वो समिति है लोक लेखा समिति, जो कि इसके प्रतिवेदनों की, ठीक है, वो जांच करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए भूमिका के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए भूमिका के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। यानी संविधान ने तो इसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को, जो वित्तीय प्रशासन है, इससे संबंधित जो क्रियाकलाप है उनके लिए इसे उत्तरदायी ठहराया है, लेकिन हकीकत में कितना है वो अभी आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कार्यकारी अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि जो कार्यकारी यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, इसकी संसद के प्रति जो भी उत्तरदायित्व होते हैं और जितनी रिपोर्टें वगैरह रखी जाती हैं वो इसी के माध्यम की यही रिपोर्टें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी वर्तमान में जो आपके वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री संसद में कोई संसद सदस्य उनसे ये पूछ लेता है कि आपको
जो अभी मान लीजिए जीडीपी हमारी गिर रही है या जीडीपी में हमारी जो ग्रोथ रुकी हुई है, यानी अभी अवमंदन वाला दौर चल रहा है, उससे हम कैसे उभारेंगे, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, ठीक है, हमारे पास कितना अभी स्टॉक में पैसा वगैरह है। तो वो वहां पर अपना जो जिक्र करेगा वित्त मंत्री, तो वो रिपोर्ट जो होगी कैग की, उसी रिपोर्ट के आधार पर जिक्र करेगा कि भाई हम ये चीज़ें ये चीज़ें अपनाएंगे, ये उपाय हमारे पास, ये चीज़ अभी है हमारे पास, जिसके जरिए हम अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो कही जाएंगी वो किसके बेस पे कही जाएंगी, वो कैग की रिपोर्ट के बेस पे कही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर यही कहा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर महालेखा परीक्षक जो है संसद का एजेंट होता है ठीक है, और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैग है, कैग को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों और स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में यहाँ पर कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि इसको खर्चों की जो लेखा परीक्षा में प्राप्तियां वगैरह हैं, यानी खर्चों की लेखा परीक्षाओं में जो प्राप्तियां हैं, भंडार हैं, स्टॉक की लेखा परीक्षण की तुलना में ये अधिक शक्तियां इनसे प्राप्त होती हैं, ठीक है। यानी खर्च में इतनी प्राप्त नहीं है, बल्कि इसकी जो भंडार हैं, प्राप्तियां हैं, ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, खर्च करने में से शक्तियां ज़्यादा नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। यानी खर्चों की लेखा परीक्षा की जगह से जो है भंडार हैं, स्टॉक हैं, इनके परीक्षण की तुलना में इन्हें यहाँ पर ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। खर्च के संबंध में इसकी जो क्षेत्र परीक्षा का विषय क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, ठीक है। खर्च के बारे में चूंकि खर्च संबंधित जो प्रावधान है वो इसे जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी आप देखेंगे चूंकि कंट्रोल वाला पोर्शन यहाँ से बिल्कुल मिटा दिया गया है, केवल ऑडिट करने का है, केवल यानी कि उसे जांच करने का, भाई आपने ये पैसा यहाँ पे लगा दिया, ये इतना फाइनली इतना तैयार हुआ, इतना व्यय हो गया, वो बस रिपोर्ट तैयार करना है। आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं कि भाई आप फलानी जगह आप इतना पैसा क्यों व्यय कर रहे हैं। यानी जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है, नियंत्रण करने वाली शक्ति है, वो इसके हाथ से लोग छीन ली गई है, केवल नाम की रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि खर्चों की तुलना में इसके सामने जो भंडार स्टॉक है ये अच्छी तरह से कर लेता है, खर्च वगैरह के बारे में ज़्यादा बेटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिखा है एंड में कि कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभावित किया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जिस प्रयोजन के लिए जो धन जो है उसकी निकासी की गई है, क्या वह उसी काम के लिए लगाया गया। चलिए मान लीजिए हमने कोई जन स्वास्थ्य की योजना के लिए धन निकाला, ठीक है, भारत सरकार की निधियों में से यानी कि जन स्वास्थ्य से अभी वर्तमान में कोई वायरस अभी चल रहा है, ठीक है, उसको हमने रोकने प्रिवेंट करने के लिए विभिन्न जगहों पर जो लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को प्रसारित करने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूकता प्रसारित करने के लिए हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम चला दिया कम अवधि का, उसके लिए धन की आवश्यकता है। अब हमने पता चला वो वायरस जो है ज़्यादा दिन तक चला नहीं, वायरस खत्म हो गया और हमने जो पैसा निकाला था पैसा भी इस्तेमाल किया नहीं, ठीक है। तो ये उस चीज़ को देखता है भाई आपने जो जिस काम के लिए पैसा निकाला है वो पैसा आपने उस काम में लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगली बात लिखिए, कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, निष्ठा, मितव्ययता की भी जांच करता है, ठीक है, और व्यर्थता, दिखावे वाली टिप्पणी भी करता है। देखिए ये सब चीज़ें बकवास बातें हैं। बकवास बातें क्यों हैं कि किसमें लिखा है कैग जो है औचित्य लेखा परीक्षा। औचित्य का मतलब क्या होता है, वो इसलिए भी जांच करता है कि भाई आपने कह के पैसा निकाला है, फलाने के लिए पैसा निकाल रहे हैं, इस चीज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं, क्या ये पैसा निकाला जाए या ना निकाला जाए, क्या इसकी कोई उपयोगिता है या नहीं है। जैसे तमाम सारी योजनाएं होती हैं जो विभिन्न पार्टीज़ हैं अपने फ़ायदे को देखते हुए ले आती हैं योजनाएं कि भाई इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये इस चीज़ की जांच करता है। लेकिन हकीकत बात ये है कि इसकी औचित्य वाली जांच करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ क्यों नहीं है, पहली बात इसे जो है इसे कोई कानूनी पावर है, यानी न्यायिक शक्तियाँ तो इसे प्रदान है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं भाई न्यायिक शक्तियाँ प्रदान हो, ये एकदम कह दे भाई नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ये खर्च नहीं करेंगे, ऐसी शक्तियाँ तो है नहीं भाई, ठीक है। स्ट्रिक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश कर सकता है वैसी शक्तियाँ, कोई न्यायिक शक्तियाँ तो इसके हाथ में है नहीं। तो ऐसे में औचित्य परीक्षा ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा, एक ढकोसला रह जाती हैं, ठीक है। और वही चीज़ें यहाँ पर भी वही बताई गई हैं, यानी दिखावा ढकोसला से ज़्यादा ये कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिकाओं पर सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। और इस संबंध में ये कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता। देखिए यहाँ पर जो गुप्त सेवा व्यय है, कहने का मतलब ये है तमाम जो व्यय होते हैं भारत सरकार के वो गोपनीय तरीके से भी होते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि जो अपना जो भारत है, भारत में तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह जो है सक्रिय रहते हैं, और भी संगठन सक्रिय रहते हैं, ठीक है, और भी गतिविधियाँ जो हैं जो संचालित होती हैं, तो वो कुछ गुप्त सेवाएं होती हैं, गुप्त सेवाएं बोली जाती हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता है भाई वो कहाँ कहाँ लगा है पैसा। हमने उनका एक बजट मान लेते हैं, अमूमन बजट के 500 करोड़ रुपए हमने जो है देश के आर्थिक विकास से रिलेटेड जो है ये
देश में जो सिक्योरिटीज़ के पर्पज से, यानी बाहर से कोई गतिविधियां ना हो, उनको रोकने के लिए हमने यहाँ पर इतना तंत्र बनाया हुआ है, उसके लिए हम व्यय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कैग इस पर बार बार फोकस ही नहीं कह सकता भाई हमें ये गिनाओ कि भाई इसमें इतने पर्सन हैं इन्वॉल्व या नहीं है, कैसे कर रहे हो आप, ये कैग बिल्कुल नहीं कहेगा। ठीक है, जैसे कोई हमने एजेंट अपने लगा दिए हैं, हमने मान लीजिए पूरे देश में हमने एजेंटों का एक जाल बना दिया है कि देश में आतंकवाद को रोकने के लिए, स्लीपर सेल को खत्म करने के लिए, तो भाई कैग ये नहीं कहेगा भाई हमें हर उसका ब्यौरा दो, भाई आपने किसने किसको कितनी सैलरी दे रहे हो, कैसे कैसे सैलरी दे रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप नोट करें ना, जो गुप्त सेवाएं होती हैं, गुप्त सेवा व्यय होती हैं, तो इन पर इनकी सीमाएं जो है निर्धारित करता है, ये सीमाएं जो है निर्धारित करता है, यानी इस संबंध में कैग तो इनके द्वारा किए गए ब्यौरे नहीं मांग सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंड में जो लाइन लिखी है वो लाइन बड़ा रोचक है। वो लाइन रोचक जो है इसलिए है कि यहाँ पर वही बात कही गई है कि भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना जो है वो नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, यानी नाम ही यही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑफ इंडिया की कहा गया है, यानी कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रक करने वाला, नियंत्रण करने वाला। ठीक है, जबकि हकीकत में व्यवहार में अगर देखें तो भाई कैग केवल महालेखा ही ऑडिट करने का काम रह गया। खर्चे के बाद केवल हमने जांच करना है, भाई आप यहाँ तक खर्चा कराए, आप यहाँ खर्चा कराए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कहते नहीं है एक शादी विवाह हुआ कोई, ठीक है, और शादी विवाह में हमने एक कोई व्यक्ति तैनात कर दिया कि भाई आपको ये देखना है कि भाई आपने कि जो आपका कैटरिंग वाला है उसको कितना, बैंड वाले को कितना दे दिया, ये सब आपको बाद में एक ब्यौरा बता के देना है, भाई इतना इतना खर्च हो गया। अब भाई हाथ में तो कुछ है नहीं, भाई जिस व्यक्ति से हमने जो तैयार करवाया लेखा परीक्षण कितना कितना खर्च हो गया, वो रोक तो सकता नहीं है, वो तो ये थोड़ी ना कह सकता है आपने 5 लाख वाला बैंड किया है, ये बैंड 50,000 वाले बैंड से भी काम चल जाता, ये तो बिल्कुल कह नहीं सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, कैग के हाथ में नाम तो दे दिया हमने नियंत्रक वाला, लेकिन व्यवहार में नियंत्रक है ही नहीं शब्द। ठीक है, केवल महालेखा, केवल आपको यही देना है कि भाई हमने ये खर्च हो गया, इसका ब्यौरा हमने बना के दे दिया, साफ साफ देखिए। इसका मजाक खुद यहीं उड़ाया, इसी किताब में उड़ाया गया, मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी खुद उड़ा रहे हैं इसका मजाक। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा गया कैग का भारतीय संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और अनेक विभाग जो है कैग के प्राधिकार के बिना जो है चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। और यानी कि कहने का मतलब ये है, पहली बात तो भारतीय संचित निधि पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, निकासी पर, धन निकासी पर। दूसरी बात यह है बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो कैग के नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं कि भाई वो किसी तरह से धन वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, वो केवल उनकी व्यय वगैरह है, व्यय वगैरह की जांच हो जाती है। जांच से मतलब ऐसी जांच नहीं है कि न्यायिक जांच हो, ठीक है, केवल और केवल यही रहती है भाई आपने 500 करोड़ निकाले, 500 करोड़ में से 400 करोड़ खर्च कर दिए, 100 करोड़ रुपए कहाँ है, खाते में है या नहीं है, बस वही काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं होता है भाई कहाँ खर्च किए, ये बताइए आपने रिश्वत कितनी किसको दी, ये ऐसा कुछ नहीं होता हकीकत में व्यवहार में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बना दी गई हैं केवल और केवल देखने मात्र रह जाती हैं। केवल पढ़ने में तो अच्छा लगता है भाई ये संविधान में ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, ऐसा संविधान है, हकीकत कुछ बिल्कुल उल्टी है और ये आप लोगों से छुपी भी नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ लोग मुझसे इस बात को लेकर नाराज़ हो जाते हैं, सर कभी कभी आप संविधान का मजाक, देखिए मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाता हूँ। आपकी किताब में जो वर्ड देता है उससे इतर मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ। आपकी किताब में स्वयं उसकी आलोचना करी गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आलोचना करता हूँ, आपकी किताब आलोचना कर रही है, तो भाई जब किताब ये बात कह रही है तो आप उसे झुठला नहीं सकते। वर्तमान परिस्थितियाँ आपके सामने, आप देख रहे होंगे भाई व्यवहार में क्या चलता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये कैसे हो रहा है, आप सभी को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के फेवर में देख लें, हाई कोर्ट के उसमें देख लें, लाखों की संख्या में मुकदमे पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है, तमाम ऐसे दोषी हैं जिन्हें जो फांसी की सजा हो जाने के बाद भी जो है, जैसे रेप के आरोपी हैं, जघन्य मर्डर वगैरह के आरोपी हैं, उन्हें सजा दे दी गई है लेकिन उन्हें आज दिन तक फांसी भी नहीं चढ़ाया गया। तो ये क्या है, न्यायपालिका की विफलता ही तो मानेंगे हम। तो ये न्यायपालिका नहीं है, लगभग सभी विभाग जो है इसी लचर रवैये से ग्रसित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैग तथा निगम, यानी कैग और तमाम जो निगम है उनमें इसकी किस प्रकार से भूमिका है। ठीक है, देखिए जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है, तो इनमें लेखा परीक्षक की भूमिका सीमित है। सीमित होने का रीजन क्या है, अब देखिए बात कर लेते हैं कैग की। तो कैग के बारे में कहीं भी ये तो नहीं लिखा है कि भाई कैग में फलाने वाले व्यक्ति ये जाएंगे, इनकी ये क्वालिफिकेशन होगी, ऐसे ऐसे उन्होंने ये एग्जाम निकाला होगा, इस क्षेत्र से विशेषज्ञ होंगे, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं भी। और आप सभी को पता है कि कैग में जो व्यक्ति जाएंगे वो सिविल सर्विसेज से ही जाएंगे मोस्टली। ठीक है, यदा कदा कोई बाहरी व्यक्ति ले लिया जाए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ जाता है भाई हर व्यक्ति को, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले काम का ऑडिट जो होगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई बंदा होगा वही तो जान पाएगा। ठीक है, वैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो उसे ME वाले को ही तो पता होगा कि भाई इसमें ये फील्ड में ये टास्क होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, एंटिटीज होती हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी उस
क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ ही तो बता पाएगा। तो ऐसे में कैग की भूमिका अपने आप सीमित होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि कैग जो होता है वो सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं होता है। ये बात आप समझ लीजिए, कैग जो होता है वो सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं होता है। और जो सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं, निगम वगैरह होते हैं, वहाँ पर वही व्यक्ति सक्सेस है जिसको उसकी विशेषज्ञता होती है, यानी उस क्षेत्र में वो मास्टर होता है। मास्टर का मतलब टीचर, पढ़ाने वाला टीचर नहीं, मास्टर का मतलब विशेषज्ञ भी होता है, ठीक है। तो जिसने उस क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है वही उस चीज़ की जांच कर सकता है, भाई क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, मान लीजिए कोई उपक्रम है, उपक्रम के बारे में मान लीजिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में भाई रतन टाटा जैसे व्यक्ति जो हैं वो 1 मिनट में बता देंगे, रतन टाटा जैसे व्यक्ति एनालिसिस कर देंगे वहाँ पर। अब वहाँ पर कोई आम IAS अधिकारी बैठा दिया जाए कि भाई आपको ये जांच करनी है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उस लेवल से नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, फ्लॉप हो जाएगा वहाँ पे। रतन टाटा जैसे व्यक्ति जो हैं आपके, वो बता देंगे भाई यहाँ पर ये चीज़ें घटित हुई हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, तो इससे कंपनी ग्रोथ बढ़ जाती, ठीक है, उपक्रम की ग्रोथ बढ़ जाती, लाभ भी होता, मुनाफा भी होता। तो यहाँ पर हर जगह जो है कैग जो है विशेषज्ञ नहीं है, इस वजह से यहाँ बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कोटियों के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है, ठीक है। पहली बात यह है, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह प्रत्यक्ष तौर पर कैग करता है, जैसे दामोदर घाटी निगम है, तेल प्राकृतिक गैस आयोग है, एयर इंडिया, इंडिया कॉर्पोरेशन, इनके डायरेक्ट रूप से करता है, ठीक है। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि CAG केंद्र सरकार की सलाह पर, CAG क्या करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर अपने कुछ प्राइवेट यानी कि निजी पेशेवर जो ऑडिटर हैं उनकी नियुक्ति करता है। जैसे संबंधित क्षेत्रों के, जैसे मान लीजिए कुछ चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हमने ले लिया संबंधित क्षेत्रों की अकाउंट वगैरह की जांच करने के लिए। मान लीजिए हमने बैंक यानी कि कॉमर्स जो जिसने किया हो, BCom वगैरह किया हो, MCom वगैरह हो, या फिर CA की डिग्री, हाँ CA होल्डर हो कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसे अच्छी खासी इकोनॉमी की जानकारी हो, जिससे अच्छी खासी बैंकिंग प्रणाली की जानकारी हो, हमने उसे हायर कर लिया, उसके जरिए हमने निकलवाया भाई बैंक में जो NPA वगैरह है वो क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, ठीक है, किस तरह से बैंक जो अपने जो कार्यवाहियाँ संचालित करने में व्यर्थ हो, जो है असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो केंद्र सरकार की सलाह पर व्यक्ति ऐसा रखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये तो कैग स्वयं रख सकता है निजी व्यक्ति, निजी पेशेवर अंकेक्षक, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है केंद्रीय भंडार निगम, औद्योगिक वित्त निगम, ये इन सब के लिए ये खुद रख सकता है निजी व्यक्ति। और वहीं कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो खुद के निजी लेखा परीक्षक रखती हैं, यानी इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कंपनियां खुद के रख रही हैं। तो जब कंपनियां वहां पर खुद के लेखा परीक्षक रख रही हैं तो ऐसे में कैग की भूमिका तो कोई रह ही नहीं जाती है, यानी कैग की भूमिका ही खत्म हो गई। मान लीजिए आपका LIC है, जीवन बीमा निगम, RBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय खाद्य निगम है, इनके जब खुद के ऑडिटर रखे हुए हैं वहाँ पर, तो ऐसे में कैग तो उनका हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है, जैसा कि आप वर्तमान में देख ही रहे होंगे LIC का, RBI का, ठीक है, देख ही रहे होंगे। तो इनके पास खुद के ऑडिटर हैं, यानी इन्होंने अपने खुद के यहाँ पे लेखा परीक्षक यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, यानी इन्होंने खुद के अपने ऑडिटर रखे हैं वहाँ पर, जो इन्हें बताते हैं भाई आपका यहाँ व्यय हो गया, आपने यहाँ पर इतने आगम जो है प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ऐसे में कैग की भूमिका अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें बताई गई थी कि भाई कैग किस तरह से निगमों पर वर्क कर रहा है, यानी एक तो डायरेक्ट रूप में कर रहा है, पूरा नियंत्रण है। दूसरा ये है कि कुछ प्रोफेशनल लोग उसने हायर कर लिए केंद्र सरकार की मर्जी से, उनके जो जरिए करवा रहा है अंकेक्षण, ठीक है। और तीसरी स्थिति ये निकल के आई कि भाई कुछ कंपनियों में वो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, उनके खुद के प्राइवेट रूप से, यानी उनके खुद के निजी जो हैं अंकेक्षक हैं, यानी लेखा परीक्षक हैं, जैसे आपके LIC के हैं, रिजर्व बैंक के हैं, स्टेट बैंक के हैं और खाद्य निगम के हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप कुछ समझ सकते हैं कि भाई इसकी भूमिका सीमित ही हो गई। अब देखिए यहाँ पर 1968 में क्या है, कैग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड एक बनाया गया था 1968 में, ये आप लिख लेना, ठीक है। 1968 में यहाँ पर ये कैग कार्यालय के रूप में इन्होंने एक लेखा परीक्षा बोर्ड, ऑडिट बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना का उद्देश्य यही था क्योंकि कैग में जो व्यक्ति जाते थे वो मोस्टली सिविल सर्विसेज से बिलोंग करने वाले थे, और वो लोग इतनी विषय से रिलेटेड विशेषज्ञता रखते नहीं थे, यानी हर क्षेत्र में विशेषज्ञ थे नहीं, ठीक है। क्योंकि IAS ऑफिसर मान सकते हैं या फिर सिविल सर्विस जो सर्वेंट जो होता है वो पर्सन होता है जिसको सब चीज़ों में, सब फील्ड में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए सिविल सर्विस वाला कि उसे हर क्षेत्र का मास्टर होना चाहिए, हर क्षेत्र का नहीं, उसे सभी क्षेत्रों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। जैसा कि आप सब्जेक्ट पढ़ भी रहे होंगे, आप हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट में आपको ज्ञान लेना पड़ रहा है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ रहा है आपको, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ रही है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ रही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ रही है। तो आप यानी हर क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप विशेषज्ञ तो नहीं बन सकते,
यानी आपको हल्का हल्का एक ओवरव्यू आपको पता है, एक जनरल ओवरव्यू पता है भाई इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर यही थी कैग की, कैग के पास उस समय ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो विशेषज्ञ हो, तो इसने एक अलग से विभाग बनाया, कार्यालय बनाया, ठीक है। जैसे हमने लेखा परीक्षा ऑडिट बोर्ड रखा, और इसका स्थापना इसलिए की गई थी कि इसमें बाहरी विशेषज्ञ यानी विशेष उद्यमों के जैसे इंजीनियरिंग है, लोहा इस्पात, रसायन इत्यादि के लेखा परीक्षक, इनके तकनीकी पक्षों का ध्यान में रखा जा सके और ऐसे व्यक्तियों को हायर किया जा सके, ठीक है। देखिए इसमें वर्तमान में कितने अध्यक्ष हैं, इसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य होते हैं जो कि सीएजी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक आलोचना है एप्पलवाई की आलोचना। देखिए यहाँ पर जो पॉल एच एप्पलवाई हैं, इन्होंने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका की कड़ी आलोचना की है, ठीक है। अब आलोचना आप जानते ही हैं, पहली बात तो ये है कि वास्तव में औपनिवेशिक शासन की विरासत के रूप में है। इसलिए देखिए ये लिखना नहीं है, समझना है केवल। हकीकत यही है कि भाई एक विरासत के रूप में हम ये सब चीज़ें जो आप अभी देख रहे हैं संविधान में, हमने बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ में उठा के रख दी हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, उनका मतलब नहीं रह जाता लोकतंत्र की अवधारणा में। जैसे पहले क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो ब्रिटिशर्स कह देते थे वही बात उनकी मानी जाती थी। ठीक वैसे ही जब संसद में बैठे लोग हैं, संसद के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी जब चलनी है, तो भाई कैग की भूमिका पर रह किस बात की रही है। आपने नियंत्रक का तो नाम हटा ही दीजिए, केवल वहाँ पर केवल आप महालेखा परीक्षक का नाम रख दीजिए फिर तो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर उसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रखा है, तो ऐसे में ये औपनिवेशिक शासन की विरासत के रूप में ही चल रहा है, ठीक है। अब अगली बात यह है कि निर्णय लेने और काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है, ठीक है, दमनात्मक और नकारात्मक प्रभाव। दमनात्मक का मतलब जानते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो सत्ता में विराजमान होती है वो पूरी कोशिश ये करती है कि पूरा तंत्र जो है उसके जूते के नीचे आ जाए, और ये बात हकीकत है। चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, आप ये बिल्कुल इस बात को निकाल नहीं सकते हैं कि भाई फलानी पार्टी ने ऐसा किया, ये पार्टी ऐसा नहीं करेगी। सभी की सभी पार्टियां जो होती हैं वो ब्यूरोक्रेसी को अपने पैरों की धूल समझती हैं, ये हकीकत बात है। और जिस दिन आप सेलेक्ट होकर पहुंच जाएंगे आईएएस आईपीएस जिस भी पद पर, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए आपको कहने के लिए आपको लगता होगा कि आईएएस बहुत बड़ा होता है, आईपीएस बहुत बड़ा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि आपको 5वीं और 6वीं पास जो विधायक सांसद है उसके आगे हाजिरी लगानी पड़ेगी। ये हकीकत है आपकी, ये मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और आपको उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेता है और आप भाई लोकतंत्र में सबसे ऊपर वही माना जाएगा। केवल आप प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख हैं, लेकिन जो कुछ काम करेंगे आप उसकी मर्जी से करेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाले वहाँ पर, ठीक है। तो ये हकीकत है, ये सब चीज़ें छुपी नहीं है। तो ऐसे में जब ब्यूरोक्रेसी का दमन हो रहा है उस पर, तो जब दमन होगा, प्रेशराइज किया जाएगा, तो ऐसे में वो कहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह, संसद कैग के कार्यों को प्रभावित करने में विफल रही है। यानी संसद आज दिन तक यही निर्धारित नहीं कर पाई भाई कैग को क्या क्या शक्तियां दी जाए। केवल और केवल उसने एक नाम तो रख दिया नियंत्रक। अब नियंत्रक का कोई रोल ही नहीं है कि नियंत्रक भाई किसी ना तो पैसे निकालने पर नियंत्रण कर पा रहा है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख गया मैं नियंत्रक को उल्टा लिख गया, कत्र कर दिया नियंत्रक को मैंने, ठीक है। तो सही कर लेना, लिख रहा था जल्दबाजी में तो उल्टा लिख गया मैं, ठीक है। तो ऐसे में जिन्होंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है भाई कैग का रोल क्या होगा, कौन कौन शक्तियाँ प्रदान होंगी, अपनी मर्जी से उन्होंने निर्धारित कर दिया, बना दिया है भाई। तो ऐसे में कैग काम कर ही नहीं पाएगा। नहीं, संविधान में जिस तरह से इसका रोल डिफाइन किया गया है उस तरह से संसद ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस वजह से कैग जो है अपनी स्वतंत्र रूप से यहाँ पे कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में कैग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं और ना ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। वही बात निकल के आती है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वाकई में नॉलेज नहीं होती है, केवल वरीयता क्रम में, यानी कि या फिर एज के आधार पर, यानी उम्र में एक्सपीरियंस हो जाता है, वरीयता क्रम में पहुंच जाते हैं वहाँ तक, और उन्हें कैग वगैरह जैसे मंत्रालय में पहुंचा दिया जाता है, कैग वगैरह जैसे क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से स्वतंत्र और कहाँ से स्पष्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब बातें इन्होंने कही गई हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं ये चीज़ें कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, अभी जो है आपकी फेस्टिवल सीजन जो चल रहा था इसके चक्कर में जो है वीडियो वगैरह मेरी 4-5 दिन नहीं आ पाए, तो उस चक्कर के उसके बाद आपकी जो है वीडियो जो है मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत कम देख रहे हैं। इसके अलावा लाइक शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो हमारे जुड़ते रहें, ठीक है, और उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।